मेरी शादी को 20 साल हो गए थे। मेरे दो बच्चे हैं, 16 साल का एक बेटा और 12 साल की एक बेटी। मैं अपने सास ससुर और बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहती थी और मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वे हर महीने हमें खर्चे के पैसे भेज देते थे और वो 4-5 महीने में एक बार घर आया करते थे। मेरी शादी की 20वीं साल की रात थी तो मेरे बच्चों ने अपने पापा को सरप्राइज देने के लिए मुझे जिद करके मेरे पति के पास अकेले भेज दिया। जब मैं अपने पति के फ्लैट में पहुंची तो शादी के 20 साल बाद अपने पति की सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी, अब तो मान जाओ। ये बोलते हुए नूपुर का 16 वर्ष के बेटा शुभम अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। नूपुर कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी 12 वर्षीय लड़की छुटकी अपने भैया की तरफ देखते हुए कहती है, सच में भैया हो गई बुकिंग। अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने पिया मिलन से। नुपुर अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को क्या हो गया है, क्या जिद लेकर बैठ गए हो? और छुटकी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं, हर वक्त फिल्म में ड्रामा करने से बाज नहीं आती तुम। शुभम ने खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार छुटकी की तरफ देखते हुए कहा, माँ कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वो तुम्हें अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर अचानक से अपने दरवाजे के पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा ये सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज छुटकी कहती है, वाह रोमांटिक सीन, बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ पापा जैसे ही दरवाजा खोलेंगे ना, तुम सरप्राइज बोलना पापा को। काश पापा भी ये सॉन्ग करते। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। छुटकी और शुभम की बातें सुनकर नुपुर कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? माँ के सामने ऐसे बोल रहे हो? छुटकी कहती है, इसमें शर्म की क्या बात है, आजकल तो प्यार खुल्लम खुल्ला होता है। नुपुर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहती है, प्यार तो हमारे जमाने में होता था, तीर नजरों से चलती थी, घायल ये दिल होता था। तभी शुभम कहता है, वाह माँ क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो, तुम अपनी इतनी अच्छी फीलिंग्स कहाँ छुपा कर रखती थी? शुभम की बातें सुनकर अपनी भावनाओं को संभालते हुए नुपुर बात को घुमाते हुए कहती है, तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए? तुम सब जानते हो ना कि तुम्हारे दादाजी और दादी जी की तबीयत बिगड़ी रहती है, कैसे छोड़ जाऊं मैं तुम सबको? शुभम कहता है, माँ कौन सा तुम साल भर के लिए जा रही हो? बस 1 महीने की तो बात है। ये लम्हा सिर्फ तुम और पापा के लिए है, जो एक साथ गुजारेंगे, न कोई परिवार न कोई जिम्मेदारी, बस तुम और पापा, तुम्हारे साथ बस कुछ पल जो सिर्फ तुम दोनों के होंगे। तभी नुपुर की सास, जो कुछ दिनों से ही देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, कहती हैं, मान जाओ नुपुर, चली जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। नुपुर कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए शुभम कहता है, माँ 2 दिन बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। नुपुर अपनी माँ से शुभम का हाथ हटाते हुए कहती है, इतनी जल्दी? तुम दोनों भी ना सोचने तक का समय नहीं देते। शुभम अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है, माँ इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो, तुम बस तैयारी करो जाने की। अब तो सबकी बातें सुनकर नुपुर का मन भी अपने पति मनीष की तरफ छूट रहा था। उसके पसंद के मोती चूर के लड्डू बनाने लगी। नुपुर के हाथों से बने मोती चूर के लड्डू मनीष को बहुत पसंद थे। मनीष की नौकरी दूसरे शहर में है, अच्छी पैकेज मिलती है मनीष को वहाँ। यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है जहाँ वो अभी मनीष के माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब नुपुर ब्याह कर आई तो इसी पुश्तैनी घर में उसका स्वागत हुआ। मनीष के साथ वो कभी वहाँ जा ही नहीं पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर शुभम और छुटकी का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। मनीष हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता है, उसी पैसे से नुपुर घर का खर्च चलाती थी। 4-5 महीने में मनीष का आना बस 2 दिन के लिए ही होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर कर बैठे रहते। नुपुर और मनीष बहुत कम ही मिल पाते थे। आज नुपुर पूरे मन से तैयारी कर रही थी मनीष के पास जाने की। शुभम ने उसे ट्रेन में बिठा दिया, एक बच्चे की तरह उसे पूरे रास्ते का डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतनी दूर भेजना, वो भी अकेले, एक डर उसे भी सताने लगा। नुपुर शुभम को समझाते हुए कहती है, शुभम मैं बच्ची नहीं हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें फ़ोन करती हूँ। शुभम कहता है, माँ मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वहीं जाना। नुपुर शुभम की बेचैनी समझ रही थी। इतनी दूर नुपुर को अकेले भेजने की जिद तो शुभम की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहाँ ठीक से पहुँच पाएगी कि नहीं, इस डर से
अब वो परेशानी में आ गया। शुभम की आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी। अब नुपुर भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ जाने लगे। आज भी वो पल उसी तरह सजे हुए हैं जैसे नुपुर ने सजाए थे। इतने सालों में अब नुपुर और मनीष इतने दिन एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देख नुपुर अंदाजा लगा चुकी थी कि जब वो मनीष के घर पहुंचेगी तो वो घर में ही होंगे। रात के पहर भी नुपुर की आंखों ही आंखों में कट गए। सुबह के 6:15 बज रहे थे। शुभम का कॉल आया। माँ, अब उतरने का समय हो गया है, तुम देख कर उतरना, एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। नुपुर ने हंसते हुए कहा, शुभम तुम टेंशन मत लो, मैं वहां तुम्हें पहुंचकर फोन करती हूँ। ऑटो पकड़कर नुपुर उस पते पर पहुंच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बेल बजाने के पहले नुपुर अपना होलिया अपने हाथों से ही ठीक करने लगी। ठीक करते ही उसने बेल बजा दिया। एक बार बजाया तब भी मनीष ने आकर दरवाजा नहीं खोला। उसने दोबारा से बेल को बजाया। कुछ देर में ही एक औरत जो चूड़ीदार पहने हुई थी ने दरवाजा खोला। फिर अपने बालों को खपा करते हुए नुपुर से पूछने लगी, किससे मिलना है? नुपुर ने फोन पर एड्रेस को दिखाते हुए कहा, जी मनीष पांडे का घर यही है। वो औरत बोली, जी यही है, क्या काम है आपको? नुपुर ने पूछा, जी आप कौन? उस औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मैं उसकी पत्नी हूँ। नुपुर जो ये सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे से कोई कहता है, काजल जल्दी आओ यार, कौन आया है? वो औरत जिसका नाम काजल था वहीं खड़े जोर आवाज से कहती है, सुनिए जी, जरा बाहर आए, कोई मिलने आया है आपसे। काजल के इतना बोलने से ही नुपुर की नजर भीतर की तरफ अटक गई। ये सोचकर ये कोई और मनीष है। लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति खड़ा था। मनीष नुपुर को देखते ही कहता है, तुम? बस इतना ही कह पाया कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है। फोन पर नाम देखकर ही मनीष का चेहरा बता रहा था कि ये फोन शुभम का ही है। मनीष को फोन कट करते देख नुपुर बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ी। किस गली जाना है अब ये उसे नहीं पता। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ते हैं, उसने अपने आंचल से पहुंचते हुए उस ओर जा रही थी जहां उसे कदम ले जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह पर देख नुपुर बैठ गई। दो पल बैठ शांति से कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन शुभम का फोन था कि बजे ही जा रहा था। नुपुर की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बता सके उसे, लेकिन बात तो करनी ही थी उससे। नुपुर ने अपने आंसुओं को पोंछा, अपनी बोतल से पानी निकालकर पिया, अपने गले की आवाज को नॉर्मल करते हुए फोन रिसीव किया। शुभम कहता है, क्या माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी बात हुई, वो तो दूसरे शहर गए हैं काम से। माँ, तुम जो भी टिकट मिले फौरन चली आओ उसमें ही। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नुपुर बस शुभम की बातों पर हाँ और हूँ ही कर पाई। गले से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। शुभम ने तो फोन कट कर दिया, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज मिला उसे वो कैसे भूलती। कितनी आसानी से मनीष ने भी झूठा बहाना बना दिया। लेकिन वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज देने आई थी मनीष को अपनी 20वीं सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो मनीष ने ही उसे रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी मनीष की बातों से ये नहीं लगा कि उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वो जिससे जुड़ी है वो भी तो मनीष की ही दुनिया थी। तो फिर मनीष ने ऐसा क्यों किया? मनीष का मन अब उससे उब चुका था, तो कभी बताया क्यों नहीं? आज मनीष की बेवफाई की सजा वो किसको दे? अपने सास ससुर को, उन सास ससुर को जिनके साथ रहते रहते इन 20 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। घर परिवार बच्चों को चलाते चलाते नुपुर जिम्मेदारी में खोने लगी। कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था। लेकिन मनीष को तो कुछ और चाहिए था जो उस काजल में है, एकदम सुराही जैसा फिगर। वो तो बस एक बोझ बन चुकी है शायद मनीष की, लेकिन शुभम और छुटकी की जिम्मेदारी तो अब भी वो ही उठा रहा था। ये सोच रही थी कि तभी शुभम का फोन आया। माँ, तुम्हें टिकट मिला? नुपुर खुद को संभाल कर झूठ बोलते हुए कहती है, बेटा लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी नुपुर को याद आया कि उसकी बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, जो अब शायद किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। उसने उन बच्चों को वो लड्डू देकर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफर के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही शुभम अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है, थैंक गॉड माँ, आ गई, तुम सही सलामत घर आ गई। तभी मायूसी से छुटकी ने अनजाने में ही कहा,
माँ पापा को सरप्राइज देने गई थी लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। शुभम उदास होकर कहता है, मेरी ही गलती थी कि मैंने ये सरप्राइज का प्लानिंग कर दिया। नुपुर अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नजरों से खुद को बचाने का भरसक प्रयास कर रही थी कि तभी सास कहती है, मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर धक्के खाता फिरता है। सुकून से घर की दो रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। सबकी बातें और मनीष के प्रति सबका विश्वास देखकर अब नुपुर खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रख, वो बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुस नल के पानी को छोड़ते हुए अपने आंसू को उसी पानी के साथ बहने दिया। सबकी नजर से छुपकर नुपुर बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी की छींटे डाली जा रही थी लेकिन आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। मनीष का इतना बड़ा धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी, मनीष से कुछ पूछना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौट कर आ गई। उसके जीवन के 20 साल कोई मामूली नहीं होते। 20 साल किसी के जीवन में इतना लंबा सफर। मनीष से दूर रहने के बावजूद नुपुर ने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, एक एक ईंट में प्यार का एहसास जगाया। आज ये सब भी उसे सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थी। जिस दीवार में ने जाने कितनी यादों को समेट कर सजाया था, एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसा देखकर शुभम बाहर से कहता है, माँ क्या कर रही हो इतनी देर, तुम ठीक तो हो ना? नुपुर की आवाज़ गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। शुभम को बोलना तो चाहती थी कि मैं ठीक हूँ लेकिन आवाज़ निकले तब ने। कुछ देर बाद भी आवाज़ न आने पर शुभम फिर से कहता है, माँ तुम ठीक हो? नुपुर दरवाज़ा खोलते ही थोड़ी गुस्साई से कहती है, क्या बचपना है शुभम? थकावट महसूस हो रही थी इसलिए सिर पर पानी दे रही थी, चैन से सांस भी नहीं लेने देती। लेकिन शुभम को अपनी माँ की बात पर कुछ खटका लगा। फिर खुद को समझाते हुए कि थकान तो हुई है माँ को, माँ के पास जाकर कहता है, माँ चलो मैं तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। नुपुर ने भी मना नहीं किया। आज उसका भी मन और जिया दोनों ही चल रहा था। वो आंख मूंदे अपनी पलंग पर लेट गए लेकिन मनीष और काजल का चेहरा देखते ही आंख खोल देती। कुछ देर में शुभम भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गया। अपनी माँ के पास बैठते हुए कहता है, ये लो माँ, ये कॉफ़ी पी लो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। शुभम को ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हद तक पसंद है। खुद भी जब बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। शुभम की बात सुनकर भी नुपुर ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके आंसू उसका साथ न देकर बाहर निकल आएंगे। माँ की थकान को सोचकर शुभम वहां से अपनी माँ को कमरे में अकेले आराम का बोलकर चला जाता है। आराम अब नुपुर को कैसे करती वो आराम? अब दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। शुभम तो समझदार था लेकिन छुटकी, वो तो माँ के पास आकर इधर उधर की बातें बताने लगी। नुपुर कुछ देर अकेले रहना चाहती थी लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। उधर काजल का मुंह भी फूला हुआ था। मनीष ने कई बार उससे बात करनी चाही लेकिन काजल ने उससे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी कि मनीष जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मंदिर में मनीष के साथ 2 वर्ष हुए उसे शादी को। कितनी आसानी से वो मनीष की झांसे में आ रही थी। उसकी एक एक बात पर वो आंख मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी ये पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में मनीष को सच्चाई बतानी ही पड़ी। मनीष हर महीने घर में पैसे भेजते थे। ये बात तो काजल को पता था क्योंकि मनीष के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। काजल ने कई बार कहा था कि उसे भी अपने माँ बाप से कभी मुझे भी मिलाओ लेकिन मनीष ये कह देता था कि तुम बंगाली हो इसलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। काजल भी वही काम करती है जहाँ मनीष काम करता है। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल एक साथ रहने के बाद 2 वर्ष हुए उन्हें शादी को। आज मनीष की हकीकत काजल के सामने थी लेकिन काजल नुपुर की तरह कमजोर नहीं थी। बड़ी आसानी से मनीष को धमकी देते हुए अपने सामानों के साथ वो घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितनों की जिंदगी से खेल गई। मनीष अपने सिर पर हाथ पकड़ बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने काजल को लेकिन सब बेकार। एक सेकंड में सब बदल गया। इधर नुपुर सबकी नज़र से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। 2 दिन बीतने को हुए लेकिन नुपुर की खामोशी एक ही तरह कायम रही। कोई अगर नोटिस किया तो वो था शुभम,
जब भी शुभम अपनी माँ से कुछ पूछता, तभी नुपुर के अधर कांपते हुए कुछ बहाने बनाने शुरू कर देते। वह शुभम की नजरों से दूर ही रहने का प्रयास करती। शुभम को बार बार यही लगने लगा कि यह उसकी वजह से ही हुआ है। उसकी माँ में एक उम्मीद जग गई थी पापा से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाई। शायद इसीलिए माँ दुखी है। 3-4 दिन ही बीते थे कि मनीष ने इस घर में कदम रखा। मनीष के पाँव रखते ही उसके माँ पिता, जो दोनों की ही खुशी से आंखें भर आई। छुटकी भी पापा पापा की रट लगाए मनीष के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो नुपुर से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने को बोल लल्ला लल्ला के उसके आस पास मंडराने लगी। बाबूजी ने शहर का हालचाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। मनीष ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार नुपुर को देखना चाहा, लेकिन नुपुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख मनीष नुपुर के पास भी गया, लेकिन नुपुर ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों की पसंद थी। मनीष की माँ ने रात के व्यंजन को देख नुपुर को कुछ खरी खोटी भी सुनाई कि इसमें से एक भी कुछ ऐसा नहीं है जो मनीष को पसंद है। लेकिन नुपुर ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चे को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। मनीष के माँ बाप की परवाह और जिम्मेदारी नुपुर ही उठा दी गई। फिर भी अपनी संतान तो अपना ही होता है, इसीलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। शुभम आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा के आने की खुशी में जिस माँ के हाथ नहीं थकते थे, हजारों पकवान बनाने में जैसे दिन रात निकल जाते थे, 2 दिन में ही जो माँ 6 महीने की कसर को पूरा करती थी, आज इतनी पतली पतली क्यों है। लेकिन शुभम ने अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था कि उसकी माँ जो भी कर रही है, कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता और अपने पापा के चेहरे से कुछ अवकलन करने की कोशिश करता कि कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद मनीष अब जानता था कि नुपुर इस कमरे में तो आएगी ही, तभी बात कर लूंगा। लेकिन नुपुर के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। मनीष कमरे में नुपुर का वेट कर रहा था। छुटकी भी अपनी दादी के पास चली गई सोने के लिए। उसे दादी के पास ही सोना अच्छा लगता है। दादी के पास उसे हजारों किस्से सुनने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से छुटकी के सिर पर अपनी उंगलियों से हाथ फेरती है, जो छुटकी को बहुत पसंद है। शुभम भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। नूपुर भी रसोई में जाकर बिखरे बर्तन को धोकर रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटाकर नूपुर शुभम के कमरे में जाकर कहती है, आज यही सुनना चाहती हूँ शुभम। मैं ये सुनकर शुभम ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखकर कहा, क्यों माँ, क्या हुआ? पापा से कुछ अनबन हुई है क्या? इतने बोलने की देर थी कि नुपुर की आंखें छलछल करने लगी। शुभम उसके पास आकर कहने लगा, माँ बताओ ना, कुछ तो बात है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। क्या बात है, बताओ ना माँ। नुपुर ने अपने कांपते होंठ को दबा आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, शुभम मुझे सोने दे, लाइट ऑफ कर दे बेटा, सिर दर्द से परेशान हूँ। शुभम अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दिया, लेकिन नींद न नुपुर को थी, न शुभम को और न मनीष को। उधर उस कमरे में घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में ही मनीष लगा था। बहुत देर के बाद भी जब नुपुर नहीं आई तो मनीष उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ के कमरे में तो नुपुर जाएगी नहीं, तो उसे अंदाजा हो गया कि नुपुर शुभम के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नुपुर को बुलाए। शुभम के कमरे में नुपुर अपने आंचल को अपने मुंह में दबाए रखी थी कि कहीं उसकी सिसकियां शुभम ने सुन ले। आज मनीष को देखकर उस दिन के घाव में फिर से दर्द होने लगा। अब तक शुभम भी अंदाजा लगा चुका था कि माँ को कुछ तो हुआ है। वो बात भी बहुत बड़ी है। आज जो माँ उसको दिख रही थी, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। नुपुर के पास हजारों सवाल थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। मनीष ने उसका भरोसा तोड़ा था। वो इस घर में अब रहना नहीं चाहती थी। मनीष जो दूर से उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी एक बोझ लिए उठा रहा था, उस बोझ का बोझ अब नुपुर भी उठा नहीं पा रही थी। शुभम और छुटकी के भविष्य का सोचकर वो कुछ निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। इस उम्र में उसे कौन नौकरी देगा? उसका आधा जीवन तो रसोई में ही गुजर गया। उन दोनों बच्चों के साथ वो कहाँ भटकेगी?
मायके में जाकर अपने सम्मान को भी खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि मायके में 2 दिन के लिए ही ठीक रहता है। शादी के बाद पति को छोड़ बच्चों के साथ वहां रहना भी मुश्किल ही होगा। इन सब के बारे में सोचते हुए भी आज मनीष को सामने देखकर उसे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। 20 साल का साथ, 20 साल का प्यार, 20 सालों का एक दूसरे पर भरोसा, जैसे इन हाथों से सब रेत की तरह फिसलने लगा। हजारों सवाल थे नुपुर के मन में। इस सवाल के दर्द का जवाब भी अब उसे ही खोजना था। माँ को करवटें बदलते देख शुभम को अंदाजा हो रहा था कि उसकी माँ की आंखों में नींद नहीं है। कुछ बात है जो माँ को परेशान कर रही है, लेकिन माँ अभी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे रात गुजर गई। रोज की तरह आज भी नुपुर के दिन की शुरुआत रसोई से ही हुई। मनीष जानता था कि नुपुर घर में सबसे पहले उठती है। रात से इसी समय का वो वेट भी कर रहा था। मनीष नुपुर के पास जाकर कहता है, नुपुर नाराज हो मुझसे? लेकिन नुपुर के कान के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। मनीष ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन नुपुर अपने नित्य कर्म के काम को करने में लगी थी। 2 दिन हो गए मनीष को आए, लेकिन नुपुर से उसकी एक बात भी नहीं हो पाई। मनीष जानता था कि नुपुर अभी गुस्से में है, इसलिए सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो नुपुर को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी नुपुर एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकती। उसमें और काजल में जमीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद मनीष तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल बिगड़ा दिखता है। सब उसे बड़ी टेढ़ी नजर से देख रहे थे। मनीष भी सबकी नजरों को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज्यादा उसका ध्यान काजल के केबिन में था। रोज की तरह वो ठीक आज भी वहीं थी, लेकिन कुछ अलग उसमें दिख रहा था आज। मनीष ने काजल के केबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा सा मौका देख चला गया उसके केबिन के भीतर। मनीष अपने पति होने का हक दिखाते हुए कहता है, काजल ये क्या, तुमने सिंदूर नहीं लगाया और जो हाथों में तुम्हारे शाखा पोला पहना था उसे भी खोल दिया? जानती हो इसका मतलब? काजल गुस्से में कहती है, मेरी केबिन से बाहर निकलो तुम। मनीष बेशर्मी से कहता है, निकलो मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? काजल गुस्से में पलट कर कहती है, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दिया तुम्हारी असलियत। तुम एक धोखेबाज हो, ये सब जान गए हैं। अब मनीष को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। मनीष काजल को समझाने का प्रयास करते हुए कहता है, मुझे कुछ समय देती काजल, इतनी जल्दी कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकती हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है और तुमने ये सिंदूर मिटा दिया। काजल गुस्से से लाल होते हुए कहती है, मनीष तुम्हारे होने या नए होने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, नफरत के सिवा। मर चुके हो तुम मेरे लिए। काजल के इतना बोलने की देर थी कि मनीष ने उसे थप्पड़ मारकर अपनी सारी हदें तोड़ दी। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वाले चले आए। सब काजल को संभाल रहे थे। तभी काजल ने भी उसे सबके सामने थप्पड़ रसीद कर दिया। सबके सामने ये भी कह दिया कि वो उस पर धोखाधड़ी का केस भी करेगी। मनीष ये देख वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो शुभम अपनी बेचैनी के साथ नुपुर के पास जाता है। नुपुर भी कमरे की लाइट को ऑफ कर आंख बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन शुभम जानता है कि उसकी माँ की आंखें तो बंद है, लेकिन उनमें नींद की कोई गुंजाइश नहीं है। शुभम कहता है, माँ। आवाज सुनकर नुपुर कहती है, शुभम तुम अभी इतनी रात तक, सब ठीक तो है बेटा? शुभम कहता है, सब ठीक है माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नुपुर जानती तो थी कि शुभम क्या पूछने वाला है, इसलिए बहाना बनाते हुए कहती है, शुभम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। शुभम उदास होकर कहता है, माँ मैं जानता हूँ न तुम सो पाओगी और न मैं, उससे अच्छा है बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करता है तो हम भी तो आपके पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से, उसे बताओ अब। शुभम की इतना बोलते ही नुपुर खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर करके बहने लगा। होंठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी, लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रही थी। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती है और उसकी जुबान बस तेरे पापा पर ही अटक गई। शुभम, हाँ माँ बताओ पापा क्या? ये कहते हुए शुभम की आंखें बस अपनी माँ की जुबान पर ही अटकी थी। तो कभी उसे रोते हुए देख रहा था। शुभम इतना तो समझ ही गया था कि ये बात बहुत बड़ी है और पापा से रिलेटेड है।
अब उसके मन में भी अपने पापा के लिए यही प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में शुभम को पकड़कर नुपुर कहती है, सबको धोखा दिया है शुभम, तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। जो भी नुपुर ने देखा सब शुभम को बता दिया। आज सच शुभम के सामने था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा भी कर सकते हैं। नुपुर उसे बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थी, लेकिन शुभम कुछ देर तक बिल्कुल शांत था। अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए शुभम कहता है, माँ तुम क्या चाहती हो वो बताओ। ये प्रश्न सुनकर नुपुर शुभम की तरफ देखते हुए कहती है, मैं समझी नहीं। शुभम कहता है, हाँ माँ तुम क्या चाहती हो। ऐसे रोकर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो कि कुछ सोचा है। शुभम के प्रश्न सुनकर नुपुर भी समझ नहीं पा रही थी आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज शुभम की बातें सुनकर अपनी बात रखते हुए नुपुर कहती है, शुभम मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं। उन्हें छोड़ जाना भी तो आसान नहीं है। इन दोनों की बातें कोई था जो सुन रहा था अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उनके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था। आज नुपुर रोते हुए कहती है, शुभम मुझे तो कुछ भी नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ बता। शुभम के पास अभी इसका जवाब नहीं था। कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई दोनों के बीच। रोज की तरह नुपुर सुबह अपने कामों में व्यस्त थी। अब नींद गायब थी तो शुभम की, क्योंकि वो अपनी माँ को उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उनका साथ देना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। काजल के रवैये को देखकर नुपुर का भरोसा जीतने की कोशिश करने फिर से मनीष ने घर आने का सोचा। काजल ने एक झटके में ही अपनी जिंदगी से उसका वजूद खत्म कर दिया। उसको नुपुर पर पूरा भरोसा था कि वो काजल की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार कर फैसला लेती है। मेरे पास आने को छोड़ उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मनीष जब घर पहुंचा तो उसकी माँ तो उसकी थकान देखकर अपने आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को मनीष का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। मनीष की नज़र अब नुपुर के चेहरे पर थी। उसकी मांग अब भी सजी हुई थी लाल सिंदूर से। ये देख मनीष के चेहरे में एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। मनीष को देख शुभम और नुपुर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके ससुर मनीष से कहते हैं, यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह। मनीष ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रह रहा हूँ। अब कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसके ससुर ने गुस्साई भरी नजरों से नुपुर का साथ देते हुए कहा, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल जाते हो। मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा कभी सोचा नहीं था मैंने। मनीष की माँ अपने पति की बातों पर गुस्सा होते हुए कहती है, काहे को हमारे मनीष को नालायक बता रहे हो। दिन रात वो अपना खून पसीना जलाता है, 2 वक्त घर की रोटी उसे नसीब नहीं होती। अब जब वो हम सब के साथ रहने आया तो तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। ससुर ने सबके सामने ही मनीष की असलियत सबको बता दी। शुभम और नुपुर को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला। तब वे रात वाली सब घटना बताने लगे कि उन्होंने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। मनीष भी कम नहीं था। आज उसने फिर घटियापन का परिचय देते हुए सबके सामने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी आप इस गंवार औरत का पक्ष ले रहे हैं। इसे तो घर में बैठ मगरमच्छ के आंसू बहाना ही आता है। आप भी शायद भूल रहे हो कि आपका सगा मैं हूँ, ये नहीं। मनीष के पिताजी गुस्से में कहते हैं, यह तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरे सगे बेटे हो, शायद इसीलिए अब तक यहीं खड़े हो। कोई और होता तो धक्के मार कर बाहर कर देता। मनीष झुंझुलाते हुए कहता है, आपको अब ये प्यारी हो गई। मनीष के पिताजी कहते हैं, प्यारी तो वो शुरू से ही थी, इसलिए तो उसे इस घर की बहू बनाया था। मनीष अहंकार से कहता है, लेकिन खर्चा तो मैंने उठाया ना इस परिवार का। मनीष के पिताजी अपने गुस्से को दबाते हुए कहते हैं, मनीष सोच समझ कर बात बोला करो। मुझे अब भी पेंशन मिलती है, तुम जो भेजते हो। जरा बहू से पूछना तो, उससे क्या सब सही से चल जाता है। कितनी बचत से ये इस घर का खर्चा चलाती है। मनीष अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ देख रही हो पिताजी कैसे बात कर रहे हैं, इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं। मनीष की बातें सुनकर नुपुर ने शुभम को छुटकी के साथ बाहर जाने को कहा। शुभम की गर्म खून को नुपुर पहचानती थी। अपनी माँ के बारे में अब शब्द सुन
उसका खून भी खौल उठेगा। कहीं शुभम और मनीष में ही बहस न हो जाए, इसीलिए उसे बाहर जाने को कहा। अपनी माँ की बात सुनकर शुभम चला तो गया, लेकिन उसका खून सच में खौल रहा था। छुटकी, जो अब भी अपने माँ पिताजी के इस पहलू से अनजान थी, कई प्रश्नों के साथ शुभम को परेशान कर रही थी। अपने बेटे का सुनकर माँ अपने पति की तरफ देखती है, तभी उनके पति उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जज्बात में आकर तुम उस इंसान के साथ गलत मत कर देना जिसने इस परिवार को अपने परिश्रम से सींचा है। तुम्हें आज तक एक गिलास पानी की जरूरत भी होती है तो तुम किसे आवाज देती हो, ये याद जरूर कर लेना। अपनी आंखों में फरेबी बेटे का पर्दा हटा सच का साथ देना। अपने पति की कठोर लेकिन सच्चाई से भरी बातों को मनीष की माँ भी झुठला नहीं सकती। नुपुर का एक एक कतरा पसीना बहा इस परिवार में। अपनी माँ को इस तरह चुप देखकर मनीष माँ से कहता है, माँ बताओ चुप क्यों हो, तुम मेरे साथ हो कि इस औरत के साथ। तभी मनीष की माँ मनीष के गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, मनीष क्या तब से औरत औरत लगा रखा है, नुपुर नाम है उसका कि ये भूल गए तुम्हारे बच्चों की माँ है वो। मनीष तेजी से नुपुर का हाथ खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। आज माँ ने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया, तुम अपनी औकात मत भूलो, मेरे टुकड़ों पर पलती हो तुम। अगर मैंने ये पैसे देना बंद कर दिया ना, तब समझोगी ये अकड़ सब निकल जाएगी। मनीष को ये बोलते देखकर नुपुर शुभम के कमरे में चली गई। शुभम ने अपने पापा की बात को सुन लिया था। अब मनीष की बातों से नुपुर के आंसू बह नहीं रहे थे। आज अपने आत्मसम्मान की चोट को उभारने का वक्त था। उस इंसान के साथ उसका रहना यहाँ मुश्किल था। शुभम ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। वो ठीक से सोच चुका था कि माँ जो भी फैसला करेगी वो उनका ही साथ देगा। अपनी माँ के आत्मविश्वास को टूटने नहीं देगा और न ही माँ को पिताजी के सामने हाथ फैलाने को बोलेगा। नुपुर के साथ साथ अब शुभम भी अपनी माँ के लिए सोच रहा था। रात को अपने ससुर के कमरे में जाकर अपना फैसला सुनाती हुई नुपुर कहती है, बाबूजी अब इस घर में मेरा रहना नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों के साथ जाना चाहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही उसकी सास कहती है, नुपुर ये क्या बोल रही हो, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। लड़का जाते वो बाहर रहता है, भूल हो गई उससे, भटक गया एक बार वो। और आज जात का तो काम ही है कि पर्दे में अपने पति के पीछे ही चलना, उसकी भूल को छुपाकर उसके साथ रहना। नुपुर अब बाबूजी की तरफ देखकर कम लफ्जों में अपनी पूरी बात कहती है, बाबूजी शायद मेरा जाना ही बेहतर होगा। ये कहकर बात को आगे ना बढ़ाते हुए नुपुर चली तो गई, लेकिन नींद किसी की भी आंख में नहीं थी। सुबह जब उठी तो दरवाजा खुला था, शायद मनीष जा चुका था। मनीष के जाने के बाद उसके ससुर ने नुपुर को जाने नहीं दिया। बुढ़ापे में अपने पोते पोती से उन्हें दूर नहीं करने को कहा। नुपुर रहने तो लगी, लेकिन अब उस घर को अपनाने में उसे दिक्कत आ रही थी। जिससे कभी एक गहरा रिश्ता कायम था, आज परायेपन का एहसास हो रहा था। नुपुर का उदास चेहरा देख तबीयत खराब रहने लगी। वो जानते थे कि नुपुर का यूं अचानक निकलना उसके और उसके बच्चों को काफी भारी पड़ेगा। उन्होंने माया मोह की बातों से नुपुर को घर में रख तो लिया था, लेकिन मनीष के लौटने पर वो यहाँ नहीं रहेगी, ये समझ चुके थे। सब अपने में ही परेशान थे कि उनकी पड़ोसन, जिनसे उन सब का काफी हद तक उठना बैठना था, नुपुर के पास आती है, जो नुपुर की उम्र की ही थी। नुपुर के भोलेपन की वजह से कई छोटे मोटे काम करवा लेती थी। नुपुर भी उनका हर काम बहुत ही सुंदर तरीके से करती थी। इस बार वो फिर से नुपुर से कहती है, नुपुर मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। नुपुर ने मनीष की करतूत के बारे में अभी तक बाहर वालों को नहीं बताया था। उसके सामने भी हिम्मत बांधे कहती है, अब किस प्रॉब्लम में फंस गई मेरी बहन। पड़ोसन कहती है, मेरी बेटी का जन्मदिन है कल, तुम्हें तो पता ही है, इस बार तुम ही खाना बना दो प्लीज़, क्योंकि जो खाना बनाने आती है वो इस शहर में नहीं है और इतनी जल्दी कोई मिल नहीं रही है। तुम तो जानती हो कि मैं इतना कुछ नहीं संभाल सकती। 50 लोगों का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ का खाना तुम्हारे भैया को ही पसंद नहीं, तो उन सबको क्या खाक पसंद आएगा अगर तुम बना दो तो। नुपुर कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में नहीं अपने घर में ही बनाऊंगी, तुम ले जाना। वो पड़ोसन भी बहुत खुश होकर चली गई। नुपुर के मन में अब एक नए विचार ने जन्म लिया। उन विचारों के साथ शुभम के पास गई। शुभम को पड़ोसन वाली सब बात बताई और ये भी कहा कि अगर वो होम डिलीवरी का बिजनेस चला ले तो कुछ पैसा आ जाएगा। शुभम, जो आज मोबाइल के हर टेक्नोलॉजी को जानता था, अपनी माँ की बात सुन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब उसका ध्यान अपनी माँ की बातों पर नहीं था,
वह कुछ अलग ही करने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन जब उसकी माँ पड़ोसन के लिए रात के डिनर की तैयारी कर रही थी तो उसने हर खाने के आइटम का अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नुपुर अब भी अनजान थी कि शुभम के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बार बार पूछा कि उसे आज अचानक वीडियो की क्या सूझी, लेकिन शुभम ने बस यही कहा कि उसका मन हो रहा है आज वीडियो बनाने का। नुपुर जानती थी कि शुभम मोबाइल में ही पड़े रहता है, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब नुपुर के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। सबकी बातें सुन शुभम को एक उम्मीद नजर आ रही थी। वो रात में बैठकर कुछ न कुछ मोबाइल पर करने लगा। अब तो रोज की ही बात हो गई। शुभम और छुटकी रोज ही कुछ न कुछ फरमाइश करते कि ये बनाओ वो बनाओ। उसकी माँ जब भी बनाती बस शुभम उसे अपने मोबाइल में कैप्चर करता। नुपुर अब अपने बेटे की इस नई हरकत से परेशान थी। उधर मनीष एक ही ऑफिस में काजल के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन ऑफिस में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उसे काजल के लगाए हुए आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। घर में पैसे भेजना तो उसने बंद ही कर दिया था, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं पैसे के अभाव में नुपुर उसके पास लौटकर आएगी ही। अचानक से एक दिन नुपुर की सासू माँ अपने पति से कहती है, महीने हो गए उस बात को, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, नहीं फोन करता है। जरा आप फोन करके पूछ तो लीजिए, 8 महीने हो गए हैं। अपनी पत्नी की बात को सुनकर वे उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहते हैं, उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? क्या बोल कर गया है कि हम उसके पैसे से खाते हैं? अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी जो नहीं उठा सकता उस नालायक इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मनीष ने नुपुर को झुकाने के लिए उसका खर्चा बंद तो कर दिया, लेकिन मैं नुपुर को जानता हूँ, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है तुम्हारे बेटे ने। मैं नुपुर के नाम से एक फ्लैट खरीदूंगा, अगर जाना चाहे तो जा सकती है, मैं अब उसे रोकूंगा नहीं। अपने पति की बात सुनकर अब मनीष की माँ भी चुप थी। वो रोज ही देख रही थी नुपुर को। मनीष को माफ करना उसके लिए मुश्किल था। अब इस घर में उनकी जिद की वजह से रह तो रही थी, लेकिन अब बस सब एक जिम्मेदारी का एहसास था। सच भी है, शुभम और छुटकी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके ऊपर भी तो खर्चा ही रहता है। इन कुछ महीनों में बहुत ही मुश्किल से कट रही थी। उन सब की पहले के बचत से ही अब तक चलाने की कोशिश कर रही थी नुपुर। एक दिन अचानक से नींद खुलते ही शुभम अपनी माँ को गले लगाते हुए चिल्लाता है। उसका पागलपन देखकर सब उससे पूछ रहे हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। शुभम ने सबके सामने ही अपने मोबाइल को खोलते हुए दिखाया कि उसकी माँ की वीडियो फेमस हो चुकी है। अब उनके 11,000 सब्सक्राइबर हैं। नुपुर को इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अपनी माँ के वीडियो में सब कमेंट को शुभम पढ़कर सुना रहा था कि सबको उनकी रेसिपीज पसंद आ रहा है। उसे एक ब्रांड ने पसंद भी किया है। उसके अकाउंट में 3,000 रुपये जमा हो चुके हैं। नुपुर को शुभम की बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। घर में सब शुभम की बात को समझना चाहते थे, लेकिन छुटकी के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। तब शुभम ने बताया कि वो मम्मी की रेसिपीज भारतीय व्यंजन का वीडियो बनाता था और उसे यूट्यूब फेसबुक पेज पर पोस्ट करता था। शुरू में ये इसलिए नहीं बताया कि पहले उतनी चल नहीं रही थी। इसको पॉपुलर होने पर समय लगता है। इन 9 महीनों में ये गाड़ी चल पड़ी। अगर माँ इसलिए वीडियो बनाकर नई नई रेसिपी इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेगी तो माँ को इसके लिए पैसे मिलेंगे। आज माँ के अकाउंट में 3,000 आए हैं। अगर इस तरह पसंद करने लगे तो ये 25 से 30,000 भी हो जाएंगे। इतना बोलने की देर थी कि नुपुर के आंसू बहने लगे। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो भी कुछ कमा सकती है, लेकिन शुभम ने उसके रास्तों में एक उम्मीद जगाई है। आज छोटी रकम ही सही, लेकिन ये उसकी खुद की थी। खुशी के आंसू बहते देख शुभम ने उन्हें गले से लगा लिया। आज 2 वर्ष होने को हैं। नुपुर जो काफी टाइम से अब वीडियो बना रही है, अब खुद मोबाइल में व्यस्त रहती है। उसने भी बहुत कुछ सीखा उससे, जिसकी वजह से अब पहले और अब की नुपुर में काफी बदलाव आए हैं। नुपुर का पहनावा, उसका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा काफी हद तक बदल चुका था। नुपुर इस घर का खर्चा अब अच्छी तरह से चला रही थी। शुभम और छुटकी की पढ़ाई भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रही थी। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक देख सबको हैरानी हुई। नुपुर ने ही दरवाजा खोला। नुपुर के बदलाव को देख मनीष की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे जिस नुपुर को जानता था और इस नुपुर के चेहरे और पहनावे में काफी अंतर है। नुपुर ने जैसे ही देखा कि सामने मनीष है तो वो अपने कमरे में चली गई।
मनीष की हालत बिगड़ चुकी थी। दुबला पतला शरीर, आंखें धंस गई थी। अपने बेटे की इस स्थिति को देख उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले गई। जहां मनीष को देख उसकी माँ की आंखें नम थी, तो वहीं अपनी माँ की उजड़ी मांग को देखकर उसे समझते देर नहीं हुई कि उसके बाबूजी अब नहीं रहे। उसकी माँ ने बताया कि उसने जो नुपुर के साथ किया, उस सदमे को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गम के साथ उन्होंने इस दुनिया को भी छोड़ दिया। नुपुर तो कब का घर छोड़ देती, लेकिन मुझे अकेले कैसे छोड़ती? तेरी गलती की वजह से तेरे बाबूजी ने अपना सब कुछ नुपुर के नाम कर दिया है। लेकिन आज मनीष को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। काजल ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। न नौकरी रही, न इज्जत। कई महीने जेल के सलाखों के पीछे गुजार कर आया है मनीष। आज वो बहुत ही शर्मिंदा है कि उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। नुपुर जानती थी कि अपने बेटे की चाहत एक माँ कैसे भूल सकती है। अब उनका बेटा आ चुका है। अब इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। शाम को शुभम और छुटकी के आने के बाद नुपुर ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी सास ये सुनकर कहती है, नुपुर, मैं जानती हूँ कि तुम मनीष को माफ नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, लेकिन अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेते जाओ। नुपुर समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास क्या बोलना चाहती है, लेकिन उन्होंने एक चाबी नुपुर के हाथ में रख दी, ये कहकर कि बाबूजी ने तेरे लिए एक फ्लैट खरीदा था और उनकी इच्छा थी कि कभी मनीष के आने के बाद अगर तुमने घर छोड़ा तो तुम उस फ्लैट में रह सकती हो। नुपुर ने नम आंखों से अपने उस घर और अपनी सास से विदा लिया। मनीष उसे पीछे से देखता रह गया, लेकिन आज उसे रोकने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इस समाज में कई औरतें ऐसी हैं जो काजल की तरह हैं, सही गलत का निर्णय लेने में देर नहीं करती, लेकिन कुछ नुपुर के जैसे भी हैं। पति से अलग होने के बाद भी उनका उस परिवार में एक रिश्ता बनता है जिससे बाहर निकलने में उन्हें समय लगता है। नुपुर ने इस घर में रहकर धैर्य का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ तो उसके बेटे शुभम ने भी उसका साथ दिया, एक नई दिशा दिखलाई। मनीष के आने के बाद नुपुर का घर छोड़ने का फैसला ठीक था या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। आपको नुपुर की कहानी कैसी लगी, हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।